आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के एक बेबाक नेता, बड़े नेता जनाब अफसर खान साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं। इलेक्शन की गर्मा गर्मी हो गई, गहमा गर्मी हो गई, बहुत से आरोप लगे, बहुत सी बातें शहर में चल रही है। वो इन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये इलेक्शन के बाद जिस तरह से औरंगाबाद का सियासी माहौल गरमाया, जिस तरह से नफरत आपस में बढ़ी, ये तमाम कार्रवाई को कैसा देखते हैं? देखिए, इलेक्शन में नफरतें बढ़ते रहती है। इलेक्शन लड़ने का हक और अधिकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दिया है। अब चंद लोग हैं जो झूठे, मक्कार, गद्दार, वो खुद रह के वो जो इलेक्शन लड़े उनको झूठे, मक्कार, गद्दार बोले, इबलीस की औलाद बोल रहे। तो मेरी नज़र में गिरावा खासदार, गिरावा आमदार, ये इबलीस है, ये गद्दार है कौम का, असद अवैसी गद्दार है कौम का, मिल्लत का। आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो सीएम रह चुके वो गिर चुके, जो 10 बार से चुन के आ रहे हैं, 8 बार से जो चुन के आ रहे हैं, अशोक थोराट साहब, वो गिर गए। अब हार जीत तो लगी हुई है इलेक्शन के अंदर। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, और जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये जिस टाइप से लोगों को बोल रहे कि इसने नहीं लड़ना, उसने नहीं लड़ना, तो लड़ने का हक और अधिकार क्या इनको ही है क्या? सिर्फ आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर ये लड़े तो सब सही है, ये नहीं लड़े तो सब गलत है। अरे भाई, डॉक्टर ने लड़ा, कोई गलत थोड़ी किया। मैंने लड़ा, कोई गलत थोड़ी किया। मैंने भी अपना जीतने के लिए लड़ा। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कौम और मिल्लत को हर स्टेज से बोल रहा था कि भाई एक जगह आ जाओ, मेरे को वोट करो, मेरे को मतदान करो। कौम और मिल्लत का मैं भी बेटा हूँ। कौम और मिल्लत का उन्होंने ठेका लेके नहीं रखा। हाँ, उन्होंने कौम और मिल्लत का ठेका ये लिया कि पूरे देश में जाके 100 सीट लड़ाना, 50 सीट लड़ाना, 44 सीट लड़ाना, 40 सीट लड़ाना, 60 सीट लड़ाना। हैदराबाद में जो 4 मुस्लिम खड़े थे, अजहरुद्दीन, शब्बीर अली और 2 मुस्लिम हमारे भाई खड़े थे, उनको उन्होंने गिरा दिया चारों मुस्लिम कैंडिडेट देके। तो वो मुनाफिक, वो इबलीस की औलाद, वो गद्दार, वो मीर सादिक, मीर जाफर नहीं हुए क्या? चारों मुस्लिम को गिरा दिया। और जो राजा सिंह गोशा महल से जो खड़ा था, जबकि उनका हेडक्वार्टर दारुसलाम उसमें आता है, तो उन्होंने वहां पर कैंडिडेट नहीं दिया। तो आप देखो ना, इबलिस ये लोग हैं, गद्दार ये लोग हैं, कौम और मिल्लत के नुकसान पहुंचाने का काम पूरे हिंदुस्तान में ये कर रहे हैं। और मेरी नज़र में ये कौम के गद्दार है, ये कौम और मिल्लत के। आपने देखा होगा यूपी में 100 सीट लड़ाने के बाद में योगी चुनकर आए, वहाँ पर अतीक अहमद को मारा गया, अशरफ अहमद को मारा गया, उनके लड़के को मारा गया, मुख्तार अंसारी को मारा गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिग्गज नेता जो पूरे हिंदुस्तान में जो बात करता था, बोलता था लोकसभा में, आपने देखा होगा मोदी और अमित शाह के खिलाफ उसने बोला, योगी के खिलाफ उसने बोला, तो उसकी दिशा और दशा इतनी पूरी फैमिली को अंदर डालने का काम कर दिया। तो किसकी वजह से हुआ? यही मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से हुआ ना। 100 सीट उन्होंने लड़ाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, औरंगाबाद में जब तक राजेंद्र बाबू दर्डा जी, जब उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव के अंदर भी हार जीत होती थी, मगर उसके बाद, उससे पहले कभी गाली गलौज नहीं हुई, कभी नफरत का बाजार। ऐसा क्या वजह, आप क्या उसकी वजह मानते हैं कि ऐसी कौन सी वाकयात हुए, कौन सी घटना उसके पास ये माहौल खराब हो? देखो, माहौल खराब करने में तो ये इमाम के लोग हैं, लोगों को बुरा भरा बोलने के लिए, लोगों की गाड़ियां फोड़ने के लिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा दर्डा साहब की गाड़ी पे चढ़ गए थे, MM शेख साहब की गाड़ी फोड़े थे, कदीर मौलाना के वहाँ फतराव करे थे, तो इन और इलियास किरमानी के पास में किया था। तो ये गिर गए तो गलत हुआ, ये चुन के आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। और ये कभी भी चुन के आने के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इन्होंने बीजेपी से बड़ी बड़ी सुपारी लेके सिर्फ गिराने का काम किया, और ये गिराने का ही काम करते। अगर ये चुन के आ गए तो बहुत अच्छी बात है, गिर गए तो इन्होंने गिराया, उन्होंने गिराया, इनके ऊपर खापड़ फोड़, उनके ऊपर खापड़ फोड़, ये इनका फितरत में है। और जो पैटर्न ये हैदराबाद में चलाते हैं, गुंडागर्दी, दादागिरी, लोगों को अंदर करना, लोगों पे झूठे केस डालना, लोगों को 8-8, 10-10 महीने अंदर करा देना, ये हैदराबाद में चलता है पैटर्न। ये शहर औरंगाबाद है, ये संत सूफियों का शहर है,
और यहाँ कोई किसी से डरता नहीं। हैदराबाद में इन्होंने सीएम को हाथ में रख के बहुत डराया, बहुत लोगों को धमकाया, बहुत लोगों को अंदर करा। आपने देखा होगा फिरोज खान, अमजदुल्ला खान, दोनों को 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा दिया और एक सीट आई 850 से और एक सीट आई 2000 से। अगर उनको पुलिस स्टेशन में बिठाते नहीं थे जाके 4-4 घंटे तो वो भी दोनों चुनकर आते थे। तो इनकी दादागिरी हैदराबाद में बहुत चलती है और वैसी ही दादागिरी ये औरंगाबाद में चलाने को देख रहे थे। लेकिन यहाँ तो सब दिग्गज है और अफसर खान 29 साल से राजनीति कर रहा है। अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, चाहे एमआईएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिंदे सेना हो। अफसर खान सिर्फ डरता है अल्लाह ताला से और अफसर खान सच्चाई की जंग लड़ता है और सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। और अफसर खान 5 बार नगर सेवक रह चुका है, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका है। तो मुझे इनके अच्छा और बुरा बोलने से क्या होने वाला। इनके कुछ चंद भक्त है जो कमेंट गलत डालते, जो फेसबुक पे आके गलत बोलते। अगर दम है, तुम अगर अपने बाप की औलाद रहे तो सामने आके बोलेंगे बाजू वाले की सब ये औलाद है, बाजू वालों ने इनको पैदा करे इसलिए फेसबुक पे आके बोलते, कमेंट डालते झूठे नंबरों से। तो ये बाजू वालों की औलाद है, ये इनके अपने बाप की औलाद है ही नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो मेरा चैलेंज है सबको, सामने आके बोले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, जब इलेक्शन मूवमेंट चल रहा था तो उसमें आप भी शामिल हैं, डॉक्टर साहब भी शामिल हैं और कई उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे आरोप लगे कि भाई बीजेपी वाले इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाले हैं, इनके पास से पैसा आ रहा है। बहुत खुला खुला आरोप चला है, आज भी फेसबुक व्हाट्सएप पे मौजूद है। अरे बीजेपी के पैसे तो पूरे गिरे हुए खासदार आमदार को आ रहे, असद अवैसी को आ रहे। पत्रे के घर में रहने वाला 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी असद अवैसी का आई कहाँ से। और ये 6,000 की नौकरी करने वाला गिरा हुआ खासदार, इसके पास लंदन में, दुबई में, बॉम्बे में, पूना में, नासिक में प्रॉपर्टी आई कहाँ से। बीजेपी से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लेते और पूरे देश में लोगों को गिराने का काम करे। बीजेपी इनके घरदार भी चलाती। ये तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, इनके जो आज घरदार चल रहे हैं वो भी बीजेपी के पैसों पे चल रहे हैं। चाहे असद अवैसी हो, चाहे गिरा हुआ शक्ति कपूर हो, इनके भी घरदार पूरे बीजेपी के पैसों पे चल रहे हैं। और हमारी गाड़ियों में क्या पेट्रोल डालेंगे। अल्लाह हमको बहुत दिया, अल्लाह हमको बहुत देता है। हमने तो ना कभी सेना से साठगांठ किया, ना बीजेपी से साठगांठ किया, ना किसी और पार्टी से साठगांठ करते। ये तो हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जाकर बीजेपी से मांडोली करके, आज देख लो ना 2014 से लेके आज तक, ये जब से हैदराबाद छोड़ के निकले इनके घरदार उस पर चल रहे हैं, इनकी खानदान उस पर पल रही है। बीजेपी के पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही है, बीजेपी के पैसों पे इनका खाना पीना चल रहा है, बीजेपी के पैसों पे इनकी ऐश चल रही है। बीजेपी इनको पैसे देती है, दूसरों को कहीं को देंगे बीजेपी पैसे। सर, एक बात है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, सारी बातें चल रही है, हमारे पास जो काबिल एहतराम उलमा इकराम है, पहली बार ऐसा हुआ कि सियासत में, राजनीति में इन्वॉल्व हुए। तो साहब ये बड़ा जिम्मेदार को नहीं दिख रहा कि भाई कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ के पेट्रोल, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक है, आपकी बात समझ में आती है, आप एक सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार जो इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो भी तो खुल के सामने नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आप उलमा मौलाना की बात कर रहे हैं, मैं उलमा मौलाना की इज्जत करता हूँ। भले उलमा मौलाना में 2 गट हो गए, 3 गट हो गए, किसी ने किसकी तायद किया, किसी ने किसकी तायद किया। मैं उनके बारे में भला बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो हमारे सर के ताज है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो उनका अपना इख्तियार है। मैं ना उनको बुरा बोल सकता, ना भला बोल सकता, ना अच्छा बोल सकता, ना उनको नाम रख सकता, क्योंकि उनका अपना डिसीजन है। भले उनमें 2 ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए, ये उनका अपना डिसीजन है। मैं उलमा मौलाना के बारे में बुरा टीका टिप्पणी करता नहीं। अब सज्जाद नुमानी साहब इतने बड़े उलमा हैं, उन्होंने डॉक्टर गफ्फार कादरी को पाटिंबा दिए, तो आपने देखे होंगे इमाम वाले कैसे आग बबूला हो गए, उनके खिलाफ कमेंट्स डाल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ना उनके बारे में बोला, ना यहाँ के इतने उलमा मौलाना 50, 60, 70, 80 बैठ के उन्होंने गिरे हुए आमदार को पाटिंबा दिया। मैंने उनके बारे में भी कुछ नहीं बोला और बोलूंगा भी नहीं आगे, क्योंकि उनका अपना डिसीजन है। उन्होंने डिसीजन लिया, लोगों को जो अच्छा लगा वो लोगों ने किया। मुझे नहीं दिए पाटिंबा तो मैं बुरा भला बोलूंगा नहीं। इनको तो पाटिंबा सज्जाद नुमानी ने नहीं दिए, तो इन्होंने तो तरह तरह की बातें बोल दी उनके बारे में। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा उलमा मौलाना के बारे में। मैं उनकी इज्जत करता, आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी करता। सर, आपकी काफ़ी बड़ी जिंदगी सियासत में गुजरी और आपने सियासी का भी उतार चढ़ाव देखते हैं। सर, आपको लगता है कि आने वाले समय में, चाहे आमदार की इलेक्शन हो, खासदार की हो या महानगर पालिका की हो, अब ऐसे हालात में हमारे उलमा इकराम के बीच में नहीं आना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा एक तजुर्बे की रोशनी में क्या कह सकते हैं कि नए हालात है, नए माहौल चढ़ा है? देखिए, लोग बोल रहे होंगे, लेकिन उलमा मौलाना के बारे में मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये उनका अपना इख्तियार है और वो जो डिसीजन लेंगे वो ले सकते हैं।
लोग अगर बोल रहे हैं तो मैं लोगों के जैसा बेवकूफ नहीं बनूंगा ना। उलमा मौलाना के बारे में मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। मैं सियासतदान 29 साल से राजकारण करता हूं। उलमा मौलाना अपनी जगह पे जो भी डिसीजन लेंगे वो उनकी जगह, वो उनको जो सही लगा वो लेंगे। लेकिन तुम बोल रहे कि लोग बोल रहे कि उन्होंने नहीं आना चाहिए, ये बात मैं नहीं बोल सकता। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, छोटा आदमी हूं। उलमा मौलाना के बारे में मैं कोई बात गलत कर ही नहीं सकता, फेवर की कर सकता। सर एक सवाल ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश आंबेडकर साहब पे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम क़यादत को पनपने नहीं दिया, इन्होंने खुद मुस्लिम लीडर को गिराने का काम किया। और दूसरी बात 15-16 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। अब ये दोनों बात तो कैसे दिखते हैं? सवाल है सर, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, चेक कर सकते हैं आप। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुस्लिम क़यादत अगर उनको खत्म करना रहती तो 2019 में गिरे हुए खासदार को चुना के नहीं लाते थे। वो मुस्लिम क़यादत को उन्होंने ऊपर लाया, मुस्लिम खासदार उन्होंने बना के दिया। और मुस्लिम खासदार ने अपने मफाद के लिए बीजेपी से साठगांठ करके 50 करोड़ रुपए लेके आमदार में युति तोड़ दिया। उन्होंने मुस्लिम क़यादत को बढ़ाया, बढ़ावा दिया, खासदार चुना के लाया। आंखों देखा हाल है आपका, हमारा, पूरे शहर का, पूरे जिले का, पूरे मराठवाड़े का और पूरे देश का। बाला साहब अंबेडकर एक ऐसे नेता है जिन्होंने खासदार दिया बनाकर, लेकिन उनका जब समय और वक्त आ गया, जब उनको गोद में उठा के बोल रहे थे कि इनको हम सीएम बनाएंगे, तो 50 करोड़ लेके उन्होंने युति तोड़ दिया। हमारा नेता हर समाज को बढ़ावा देता है। उन्होंने मुस्लिम क़यादत खत्म करना नहीं, मुस्लिम क़यादत बनाया था। उन्होंने देश में एक खासदार दिया जो कि 30-35 साल से यह खासदार नहीं था मुस्लिम। आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने खासदार दिया। और आप कैसे बोले कि वो मुस्लिम क़यादत खत्म कर? आरोप पे पूछा था मैंने। ये आरोप तो झूठे मक्कार है। मैंने बोला ना, ये पूरे जितने भी है झूठे मक्कार भक्त, ये बाजू वालों की औलाद है, खुद के बाप की औलाद नहीं है। फेसबुक पे झूठा लिखेंगे, व्हाट्सएप पे झूठा लिखेंगे, इंस्टाग्राम पे झूठा लिखेंगे, बाइट झूठी बनाएंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये बाजू वालों की औलाद है। अगर अपने बाप की औलाद है तो सामने सामने बात कर ले, तो हर सवाल का सही जवाब मिलेगा। सर आने वाले 2-3 महीने के बाद कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारी हलचल भी हो चुकी है। क्या बतौर अख्तर खान बोलो या वंचित बहुजन अघाड़ी बोलो, वही दमखम के साथ जैसा आपने लोकसभा में लड़ा, विधानसभा में लड़ा, वो नज़ारा देखने को मिलेगा सियासी तौर से? देखिए, मैं सियासत करता हूं और आदरणीय मेरे नेता बाला साहब अंबेडकर जो मुझे आदेश देंगे उस आदेश के हिसाब से मैं काम करता हूं और उनके आदेश का पालन करता हूं। पूरी जोर, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ कारपोरेशन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा। मेरे नेता के आदेश का इंतजार है। खासदार में भी उन्होंने आदेश दिया, मैंने खासदार की लड़ी। आमदार में उन्होंने आदेश दिया, मैंने आमदार लड़ा। अब कारपोरेशन में वो जो आदेश देंगे उस आदेश का पालन किया जाएगा और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कारपोरेशन के इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ाएंगे। सर आज शहर में इस बात की चर्चा है कि आपके फर्जंद अशरफ खान साहब, उनको आप चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। ये खाली बयान है कि वाकई उतारने वाले? नहीं, 101% उतारूंगा ना। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। वो अफसर खान का बेटा है, उसको सब दाव पे जाते हैं। वो राजकारण में उतरेगा तो पूरा शिद्दत और ताकत के साथ जैसा अफसर खान उतरा हुआ है वैसा अशरफ खान उतरेगा और लोगों को सुख दुख में काम अभी से करता है वो। तो जब चुनकर आ जाएगा तो अल्लाह के फजलो करम से बड़े पैमाने पे पूरे शहर में काम करेगा और ये मेरी उसको दुआएं हैं। आपको तो यकीन है सर? 101%। अरे सियासतदान का बेटा है वो। आपने काम की बुनियाद पर क्या? मेरा काम है, मेरा काम बोलता है, इसलिए मैं अलग अलग वार्डों से चुन के आता हूं। मेरा बेटा भी चुन के आएगा, अल्लाह उसको चुना के देगा। जीत हार का फैसला अल्लाह करता है पहले। अल्लाह अगर उसको जिताएगा तो लोगों की खिदमत करेगा और लोगों के सुख दुख में काम आएगा। जैसे अफसर खान काम करता है डंके की चोट पे, जिस पे भी जुल्म अन्याय अत्याचार होता है, वैसा मेरा बेटा अशरफ खान भी करेंगे। मुझे उस पर पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है। सर ये मेरा आखिरी सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। कहते हैं कि सियासत में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। कभी सुना नहीं था कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक जगह आएंगे, युति महाविकास अघाड़ी बनेंगे। क्या औरंगाबाद की सियासत वो नज़ारा मंजर देखेंगी कि तमाम मुस्लिम कायदीन अपने इख्तलाफ भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, कौम के लिए, एक इत्तेहाद के लिए, एक विकास के लिए? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखो, कौम और मिल्लत के और मुसलमानों के काम में 25 साल से कर रहा हूं। अगर इत्तेहाद मेरे साथ अगर किसी को करना है तो मोस्ट वेलकम, मैं तैयार हूं। पुरानी बातें भूल सब मैं, मेरे साथ आना चाहिए। मैं सीनियर कारपोरेशन में मैं 29 साल से हूं और मेरे साथ अगर कोई आना चाहता है तो वेलकम है। मैं किसी को डिनाई नहीं करूंगा। अफसर खान किसी के पास जाए ये हो नहीं सकता। अगर कुछ बड़ों ने अगर बड़े जिम्मेदारी से, उलमा इकराम से पहले वाक़या हुआ सर, मुझे वाला खास आपका केस हुआ, देखो उलमा इकराम में जमील खान उनको मिला दिए। क्या अगर बड़े लोग पहल कर रहे थे, क्या मुमकिन है कि औरंगाबाद में एक दोस्ती की फिजा कायम होगी? देखो, उलमा इकराम का मैं बहुत एहतराम करता हूं
उलमा इकराम को मैं बहुत इज्जत देता हूं, लेकिन जिस टाइप से आप बात कर रहे हैं वो बात खताई कभी हो नहीं सकती, और वो दो धाराएं दो तरफ चलती है तो एक जगह आ नहीं सकती। वो अपनी राजनीति करे, मैं अपनी राजनीति करूंगा। मैं किसी को खुद होके छेड़ता नहीं, और मुझे जो छेड़े वो सुरमा रहो। अफसर खान किसी को छोड़ता नहीं, ना अफसर खान मरने को डरता, ना मारने को डरता, ना अफसर खान अंदर जाने को डरता, ना बाहर आने को डरता। अफसर खान सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, कौम और मिल्लत के लिए लड़ता है, और कौम और मिल्लत के लिए अफसर खान लड़ते लड़ते मर भी गया तो अफसर खान को कोई परवाह नहीं है। लेकिन समाज के लिए या सियासी तौर पे आपके लिए मतलब आपने दोस्ती का दरवाजा खुला रखा है। मेरे पास कोई भी आ सकता, मेरा दरवाजा ऑफिस का खुला है, बेगमपुरे का ऑफिस का खुला है, मिल कॉर्नर के ऑफिस का खुला है, मेरे घर का दरवाजा खुला है। वेलकम, कोई भी आ सकता है। आखिरी में जाते हैं सर, ये कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जब जो बातें चढ़ी नफरत अंगेज, नौजवानों को कोई दर्दनाक अपील आपकी तरफ से? देखो, नौजवान साथियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने इससे पहले भी सीपी ऑफिस में जाकर निवेदन देके आने के बाद में मैंने बोला, जितने भी नौजवान साथी कौम और मिल्लत के मेरे छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं वो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरी माँ बहनें हैं वो मेरी माँ बहनें, उनसे हमारा कोई एक पैसे का ना झगड़ा था, ना नफरत है, ना कभी रहेंगी। सिर्फ इमाम के चंद भक्त जो है, जो इमाम के करीबी है, वो लोग नफरत फैलाते हैं। वो लोग मीर सादिक मीर जाफर बोलते हैं, वो लोग गद्दार बोलते हैं, वो लोग इब्लिस बोलते हैं। तो मेरी नजर में इब्लिस भी वो है, मीर सादिक मीर जाफर भी वो है, और गद्दार भी वो है, क्योंकि पूरे देश में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम ये इमाम पार्टी आई जब से हो रहा है। आज तक आपने देखा क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जो नहीं हो रहा सिर्फ इनके वजह से हो रहा, और ये करवा रहे बीजेपी से मिलके, इनकी साठगांठ है, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। सर एक सवाल आ गया, क्योंकि आप जो है तो बुजुर्गान औलिया के बहुत बड़े मोतक़द माने जाते हैं, और ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह का मामला सामने आया, संभल का वाक़या है। अजमेरी रहमतुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, जो दरगाह पे सवाल? देखो, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल से वहाँ पे दरगाह है जी, और उन्होंने हिंदुस्तान में कहीं बादशाहों की बादशाह देखी, उनकी मज़ार तक कोई पहुँच नहीं सकता जी। उन्होंने, आपने देखा कि हमारा राजा मानसिंह था, उसकी ऐसी उन्होंने बताया कि उसके ऊंट जगह से नहीं उठ रहे थे। उन्होंने जो वहां पर जो आना सागर है, उसको कासा जो इतना सा रहता उसमें ला लिया। वो अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली को कोई चैलेंज नहीं है। और ये सिर्फ बीजेपी आज मशीनों का घपला जो चल रहा है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ख्वाजा अजमेरी निकाले, सिंबल निकाले, ये सब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मीडिया पे सब ये चल रहा। इसके लिए ना ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को धक्का लग सकता, ना जामा मस्जिद सिंबल की धक्का लग सकता। ऐसा मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं। इस तरह से जनाब अफसर खान साहब से हमारी बातचीत हुई, काफ़ी शहर में चर्चाएं चल रही थी, हमें भी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग हमें भी कह रहे थे कि भाई इलेक्शन बहुत दिन हो गए, थोड़ा साहब से ज़रा बेबाक लो। और काफ़ी लोगों ने दर्द भरे अंदाज में कहा था कि भाई सियासत अपनी जगह है, लेकिन नफरतें खत्म होना चाहिए। ये सारी बातें गुफ्तगू आपकी अदालत में, यानी जनता की अदालत में, जनता की अदालत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे बड़ी होती है सियासी तौर पर। तमाम बातें आपकी अदालत में, आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल एक बात पर संकेत दी है, साहब ने खुले तौर से कहा है कि अगर कोई नेक दिल के साथ अगर आना चाहता है तो मेरे ऑफिस के, मेरे घर के, मेरे दरवाजे खुले हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाला पल हो सकता है उस नज़ारा भी देख ले तो जहां पर अमन अमान का मामला देखने को मिले और फिर सियासी तौर पर एक दोस्ती की राह हमार हो जाए, ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।